समाजवादी पार्टी में हमारे साथ साथी जुड़ रहे हैं, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। सबसे पहले मैं नौजवान साथी बदरुद्दीन खान साहब का स्वागत करता हूं। एक पढ़े लिखे, सुलझे हुए, अनुभवी, न केवल भारत बल्कि दुनिया की चीज़ों को समझने वाले, समय समय पे बड़े बड़े डेलीगेशंस का हिस्सा बन कर के, बड़े बड़े लीडर्स और उस समय जो राजनीतिक फैसले या डिप्लोमेटिक जो चीज़ें हुई उनके बीच में अपने आप को काम करते हुए सीखे समझे ऐसे अनुभवी साथी को जोड़ करके हम समाजवादी पार्टी के लोग बहुत ही प्रसन्न हैं, खुश हैं। हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद और उनके साथ जितने साथी आए हैं हम उन सब का स्वागत करते हैं, बधाई देते हैं। इनके आने से हमारी पार्टी, इन सभी साथियों के आने से हमारे दल, हमारी पार्टी को समय समय पर बहुत से लोगों को जोड़ने में, बहुत से लोगों की बातों को समझने में हमें बहुत ही सहयोग मिलेगा। इसलिए अपने साथी बदरुद्दीन खान साहब का बहुत बहुत स्वागत और बधाई देता हूं मैं, और मैं भरोसा दिलाता हूं जब भी समाजवादियों को मौका मिलेगा आपको बहुत सम्मान देने का काम हम लोग करेंगे। दूसरे साथी हमारे पूर्व मंत्री जो बिजनौर से रहे, मूलचंद चौहान जी, आज पुनः हमारे साथ जुड़े हैं। जो लोग शुरुआती दौर की राजनीति में रहे होंगे वो जानते होंगे कि सबसे पहले आंदोलन और प्रदर्शन करने नेताजी ने मुझे कहीं भेजा था तो बिजनौर जिले में भेजा था, और जब बिजनौर भेजा था तो यही हमारी पार्टी के जिलाध्यक्ष थे उस समय। देखिए, अभी आपने सुना ही शंख बज गया है, इसलिए मैं अपने पुराने साथी और नेताजी से जुड़े और समाजवादी आंदोलन में हमेशा साथ रहे, वो राजनीतिक परिस्थितियों में थोड़ी दूरी हो गई। राजनीतिक परिस्थितियों में कई बार जो संतोष तिवारी जी बता रहे थे बात, इसी तरह का घटनाक्रम हो जाता है जिससे दूरी बन जाती है। लेकिन आज हमारे साथ आए हैं, न केवल वो आए हैं, उनके साथ बड़ी संख्या में साथी हैं, और जो यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ के साथ साथ बिजनौर से देख रहे होंगे। मैं सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद देता हूँ। साथ ही साथ जो समाजवादी साथी हैं हमारे, वो भी साथ रह करके इस पार्टी को मजबूत बनाएंगे। सामने जो लड़ाई है उस लड़ाई में हमारा सभी लोग मिलकर के सहयोग करेंगे। संतोष तिवारी जी को बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत। इनके आने से हमारी पार्टी को कुशीनगर में मजबूती मिलेगी। हमारे साथ ये लोकसभा चुनाव में ही जुड़ गए थे, विधानसभा चुनाव में हाँ, विधानसभा चुनाव में हमारे साथ आ गए थे, और बहुत सारी जानकारी हम और आप दोनों जानते हैं कि राजनीति में कई बार जो सामने से दिखाई देता है वो नहीं होता है, कुछ ताकतें पीछे से हाथ मिला के रखती हैं। तो जब इनसे हमारी मुलाकात हुई तो कुछ ऐसे घटनाक्रम इन्होंने बताए जिसमें हमारी आंखें खुल गईं। तो मैं संतोष तिवारी जी का, उनके साथ जितने वरिष्ठ सम्मानित लोग आए हैं, मैं उन सब का स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं। और आज का दिन भी बहुत महत्वपूर्ण है। 1 मई लेबर्स डे के नाम से जाना जाता है। आज के दिन पूरी दुनिया में लेबर डे के नाम से, और लेबर डे के उस पर सभी हम मजदूर भाइयों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हैं, क्योंकि 1 मई बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होता है। आज के दिन जब शंख बजा है तो सोचिए परिवर्तन होना तय है। फिर बजा। वसीम हमारे
वसीम हमारे साथ पहले भी थे, दूसरे थोड़े समय के लिए चले गए और अब पुनः हमारे साथ जुड़े हैं, पुनः हमारे साथ जुड़े हैं। हमें उम्मीद है मेरठ, आसपास, दिल्ली तक और आसपास सब जगह पार्टी के कामों में, पार्टी के संघर्ष में साथ देंगे और पार्टी को और मजबूत बनाने का काम करेंगे। मैं वसीम भाई और उनके सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण और समय के हिसाब से जो जज रहे, मनोज जी ने फैसला लिया है, वो जो काम करना शुरू किया है, मैं उस काम के लिए, पीडीए हेल्पलाइन के लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। क्योंकि आज के समय पर लोगों को इधर उधर न जाना पड़े और कई बार गरीब बहुत सी चीज़ें समझता नहीं है। कई बार तकलीफ और परेशानी में रहने वाला इंसान जो सामान्य चीज़ें समान तरीके से हो सकती हैं उसमें भी उलझ जाता है और अपनी मदद नहीं कर पाता है या मदद ले नहीं पाता है। ऐसे समय पर जो जज रहे हैं, जो कानून को समझते हैं, अधिकारियों की और लोगों की, प्रशासनिक अधिकारियों की जिम्मेदारी समझते हैं, किस काम को कैसे किया जाता है और कौन रोड़ा अटका रहा है, उसमें गरीब जनता की मदद करने के लिए आपने पीडीए हेल्पलाइन काम शुरू किया है। मैं आपका और आपके साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। इसी तरह के काम से हम बहुत से गरीबों की मदद कर सकते हैं। मैं मनोज सिंह जी जज साहब से कहूँगा और अपने तमाम साथियों से कहूँगा कि जब पीडीए हेल्पलाइन बन गई है तो हमें पीडीए का डेटा सेंटर भी बना देना चाहिए। पीडीए का डेटा सेंटर, उस डेटे की थोड़ी झलकियां हम लोगों ने दिखाई थी ग्राफ के माध्यम से। सरकार को बुखार आने लगा था। केवल कुछ जिलों का डेटा इकट्ठा कर करके, वो भी ऑथेंटिक और सरकार की वेबसाइट से लेकर के, जब हम लोगों ने ग्राफ से और ग्राफ बना करके पेश करना शुरू किया तो सरकार जो लगातार बोलती है और सामने आकर के जवाब देती है, सरकार जवाब देने नहीं आई। सरकार ने अपने रिटायर्ड हो चुके कि नहीं हो गए, होने वाले हैं, उनको आगे कर करके कुछ सवाल खड़े किए। मैंने उस समय भी कहा और आज फिर कहता हूं कि अगर हमारे पीडीए डेटा में कोई कमी है, अगर हमें वो डेटा उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, तो उस डेटा में आप हमारा सहयोग करें, हमारी मदद करें। बहुत से जिले हैं जहां पर हम लोगों ने डेटा इकट्ठा कर लिया है और वो डेटा शॉकिंग है। शॉकिंग इसलिए है क्योंकि जो न्याय देने वाले लोग हैं वो आपको न्याय देना नहीं चाहते हैं। सरकार की नीयत नहीं है आपको न्याय मिले, सरकार की नीयत पे वो काम करते हैं। कई बार जब उनसे कहा जाता है कि आखिरकार ये फैसला क्यों ले रहे हैं आप, तो कहते हैं हम पर दबाव बहुत है। दबाव किस चीज का है ये कभी कभी समझ में नहीं आता है, लेकिन इस सरकार में दबाव हमें कई मौकों पर देखने को मिला है। एक पानी की टंकी भ्रष्टाचार का बहार नहीं सह पाई। एक पानी की टंकी भ्रष्टाचार का बहार नहीं सह पाई और टंकी फट गई, गिर गई, पाइप टूट गया। सरकार सह नहीं पा रही है भ्रष्टाचार का भार,
एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अंडरग्राउंड है। ये पीडीए की ताकत की वजह से घबराए हुए लोग हैं जो अभी अभी सरकार ने फैसला लिया है। हमें खुशी है इस बात की कि सामाजिक न्याय के राज की स्थापना के लिए एक कदम तो बढ़े हैं सब लोग। सामाजिक न्याय के राज की स्थापना हो, उसके लिए जाति जनगणना का फैसला 90% पीडीए की एकजुटता की 100% जीत है। हम सबके सम्मिलित दबाव से भाजपा सरकार मजबूरन ये निर्णय लेने को बाध्य हुई है। सामाजिक न्याय की लड़ाई में ये पीडीए की जीत का एक अति महत्वपूर्ण चरण है। ये शुरुआत है जहां से सामाजिक न्याय के राज की स्थापना और पीडीए की लड़ाई के लिए अति महत्वपूर्ण ये चरण शुरू हुआ है। भाजपा सरकार को ये चेतावनी है कि अपनी चुनावी धांधली हम लोगों ने आपने समय समय पर इनकी चुनावी धांधली देखी है, चाहे वो मुजफ्फरनगर रहा हो, मुरादाबाद रहा हो, रामपुर रहा हो, करहल रहा हो, फैजाबाद की सीट रही हो, अयोध्या की सीट मिल्कीपुर रही हो। समय समय पर और सीसीटीवी में कैद होते हुए भी इनकी चुनावी धांधली हमने, आपने और जनता ने देखी है। इसलिए भाजपा सरकार को ये चेतावनी है कि अपनी चुनावी धांधली को जाति जनगणना से दूर रखें, क्योंकि ये कोई भी धांधली गिनती में कर सकते हैं। एक ईमानदार जनगणना ही हर जाति को अपनी अपनी जनसंख्या के अनुपात में अपना वो अधिकार और हक दिलवाएगी जिस पर अब तक वर्चस्ववादी फन मारकर बैठे थे। ये अधिकारों के सकारात्मक लोकतांत्रिक आंदोलन का पहला चरण है और भाजपा की नकारात्मक राजनीति का अंतिम, भाजपा की प्रभुत्ववादी सोच का अंत होकर ही रहेगा। संविधान के आगे मन विधान लंबे समय तक चल भी नहीं सकता है। संविधान के आगे मन विधान बहुत लंबे समय तक नहीं चल सकता है। इसलिए मैं इस बात को मानता हूं कि ये इंडिया की जीत हुई है। तमाम हमारे पुराने समाजवादी नेता और बड़ी संख्या में सामाजिक न्याय के आंदोलन को आगे बढ़ाने वाले लोग, उनकी वजह से ये परिणाम मिला है। एक लंबी लड़ाई के बाद आज सरकार तैयार हो गई है कि उन्हें जाति जनगणना करना पड़ रहा है। जातिवाद जनगणना का मुद्दा हमेशा बहुत जिम्मेदारी से समाजवादियों ने उठाया और आज हमें उम्मीद है कि इस जाति जनगणना के माध्यम से जो पीडीए का दबाव है, बहुत सच्चे डाटा, सच्ची जानकारी मिल जाएगी। और अभी तो इससे आगे और कदम बढ़ने हैं। प्राइवेट जगहों पर, संस्थाओं में नौकरी, रोजगार, इन तमाम सवालों पे और बहस छिड़ेगी। जो मकसद था इक्वलिटी एंड जस्टिस का, उस इक्वलिटी एंड जस्टिस में हम लोग और आगे बढ़ने का काम करेंगे। साथ ही साथ आज जो श्रमिक दिवस है, मैं उसके लिए देश दुनिया के सभी श्रमिकों को बधाई और भविष्य के लिए शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आज के भारत में श्रमिकों की सुरक्षा का विषय सामाजिक, आर्थिक व मानसिक कई स्तरों पर चुनौतियों का सामना कर रहा है। आज श्रमिकों की परंपरागत परिभाषा बहुत व्यापक हो गई है।
इनमें निम्नलिखित मैं पढ़ना चाहता हूं, कृषि श्रमिक, मनरेगा लेबरिंग, मंडी श्रमिक, पोर्टर। कहीं आंदोलन हो गया क्या? फोटोग्राफर भाग रहे हैं? अच्छा 3 बजे बीजेपी, तो हम लोग चलाएंगे 4 बजे तक। दुकान श्रमिक, मैं दोबारा कहना चाहता हूं, क्योंकि जब पीसी होगी तो आप लोग हमारा सहयोग करना कि वहां क्या बोला जा रहा है हमारे खिलाफ, हैं? नहीं, अगर वहां खिलाफ बोला तो आप मेरी मदद करना। क्या हो गया? तो और लंबा चलाएंगे। मान के चलिए। तो मैं कह रहा था कि बड़ी संख्या में जो हमारे कृषि श्रमिक, मनरेगा श्रमिक, मंडी, पोर्टर, दुकान, एमएसएमई, निर्माण उद्योग में लेबर हैं, औद्योगिक सेवा क्षेत्र में हैं, और नई तरह की एक बड़ी संख्या में लोग जहां काम कर रहे हैं। हालांकि उसको हम लेबर की कैटेगरी में नहीं ला सकते हैं, लेकिन ये कह सकते हैं कि सम्मानजनक वो रोजगार नहीं दिखता है, लेकिन क्योंकि नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है, इसलिए डिलीवरी बॉय या हमारे ड्राइवर, ये दैनिक रोजगार है। ये कोई बहुत परमानेंट नौकरी नहीं है, ये दैनिक रोजगार है। भाजपा राज्य में सामान्य रूप से सबकी चुनौतियां सिवाय कुछ एक विशेष अंतर के लगभग एक जैसी हैं। ये जितनी मैंने कैटेगरी बताई हैं, इन सब कैटेगरी में जो काम कर रहे हैं, जो श्रमिक हैं, उनके इश्यूज एक से हैं लगभग। इसलिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। और ये परिणाम क्यों है? रिकॉर्ड तोड़ बेरोजगारी, नियमित रोजगार की समस्या, कार्य की दशाओं हालत की समस्या, किस परिस्थितियों में काम करते हैं, कार्य के घंटों की समस्या। कभी हम लोगों ने सुनने को मिला था कि किसी ने कहा कि इतने घंटे काम करना चाहिए। हमें और आपको वो मशीन समझते हैं कि अगर आप इतने घंटे भी काम कर सकते हैं, और मिनिमम वेजेस, हमारा इतना एक्सप्लॉयटेशन है कि हमें मिनिमम वेजेस देते हैं। ये सब भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय पे हो रहा है। और कोरोना का सहारा लेकर के जो कानून और नियमों में बदलाव लाया है, हमारे तमाम मजदूर भाई जानते होंगे कितने लंबे संघर्ष के बाद, कितनी लंबी चुनौतियों के बाद उन्हें ये कानून मिले थे, उन्हें अधिकार मिले थे। उन अधिकारों का अगर किसी ने छीनने का काम किया तो कोरोना के सारे भारतीय जनता पार्टी ने उनके खिलाफ साजिश की है, मजदूर भाइयों के खिलाफ साजिश की है। न्यूनतम मजदूरी न मिलने की समस्या, लेकिन कानून तो है, लेकिन भ्रष्टाचारी भाजपाई तंत्र पैसे वालों से पैसे लेकर मजदूरों का हक मार देते हैं। आउटसोर्स, योग्यता के हिसाब से काम न मिल पाने की समस्या और संकट, सामाजिक सुरक्षा के कारगर कवच की कमी से हर तरह के शोषण की समस्या, महिलाएं हैं उनके लिए सुरक्षा चक्र, बच्चों के लालन पालन व अन्य विशेष परेशानियों में अपेक्षा अनुसार सुविधाओं की कमी के होना, ऑफ सीजन में रोजगार की समस्या लेकर के बहुत शुरुआती दौर से लगातार इस पे सहयोग और अपने समय समय पर समाजवादी पार्टी नेताजी हम लोगों को भी जानकारी और सुझाव देते रहे हैं। मैं उनसे भी कहूँगा, हमने वो समय भी देखा लोकसभा में जब सभी दल एक हो गए थे और हाउस एडजॉर्न हो गया था। नेताजी शरद यादव जी, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और तमाम नेता मिलकर के उस समय की सरकार से मांग की थी कि जाति गणना हो। आश्वासन मिला था, लेकिन जाति गणना के डेटा आंकड़े कभी नहीं आ पाए। इसलिए लंबी लड़ाई में कम से कम हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। ये पीडीए का ही दबाव है जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी
जो हमें समय समय पर इस सवाल पर जातिवादी बोलती थी कि हम जातिवादी लोग हैं। आप में से जितने लोग हैं आप सब जानते होंगे, इनके एक से एक बड़े नेता, कई लोग तो कई 100 वर्षों से विरोध कर रहे थे। वो लोग भी न जाने क्या कहते थे जब ये सवाल खड़ा होता था। आज वो सब मिलकर करके पीडीए के दबाव की वजह से ये जो फैसला लिया है, इस जाति जनगणना के आंदोलन में देश के जितने नेता रहे, समय पर लड़ते रहे, जितने लोग साथ आए, मैं उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार इस मौके पर देता हूं। मैं आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी से कहूँगा जरूर 2 मिनट कहें, फिर पत्रकार साथी जितने सवाल पूछना चाहे पूछें, जिससे बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस 5 बजे हो। सरकार और फोर्स और जो भी संबंधित लोग हैं वो कर रहे होंगे उसकी तैयारी, क्योंकि पहलगांव में जो हुआ है, जो सीधे साधे निर्दोष लोग जो टूर एक देखने गए चीजें हो, सोचिए ऐसे गोली चल जाए, जान चली जाए, ये किसी के दिल और दिमाग से हटने वाली विषय नहीं है। ये लड़ाई बड़ी थी और वो लड़ाई हमेशा रहेगी, हमें उसके लिए हमेशा तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि सवाल पाकिस्तान के साथ साथ चीन का भी है। और आप तो बहुत पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग हैं, आप तो हर चीज़ को जानते होंगे, किसका कितना इंटरेस्ट है, कहाँ इकोनॉमिक जोन या इकोनॉमिक कॉरिडोर्स बन रहे हैं, वो बड़े इशू हैं, बड़े देश इन्वॉल्व हैं। तो हम उस विषय पे इतना ही बोल सकते हैं कि जो सरकार ने आश्वासन दिया है हर पॉलिटिकल पार्टी को, देश के नागरिकों को, उस पर सरकार ठोस कदम उठाएगी। और जिन लोगों ने भी इस तरह का आतंकवादी घटना की है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, उन्हें सबक सिखाया जाएगा। मैंने ये कहा कि पीडीए, इंडिया और जितने भी लोगों ने इसमें सहयोग किया है, समय समय पे इस आंदोलन को आगे बढ़ाया है, और संविधान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, उन्हीं के संविधान में तो है इक्वलिटी एंड जस्टिस। इक्वलिटी और जस्टिस के लिए ही तो मंडल कमीशन बना था। इक्वलिटी के लिए ही एंड जस्टिस मिले, आरक्षण मिले, पिछड़ी जातियों को मिले, अति पिछड़ी जातियों को मिले। ये बहुत लंबी लड़ाई है, इस लड़ाई में अब सब शामिल हो रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है, ये सबसे बड़ी जीत हमारे पिछड़े दलित, और सबसे बड़ी जीत है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो हमें संविधान दिया है, उस संविधान की जीत है। क्यों, देखिए, बिना सरकार हटाए जमीन नहीं बचेगी, इतनी सी बात है। बिना सरकार हटाए हमारा किसान, हमारा गरीब, हमारा मजदूर अपनी जमीन नहीं बचा सकता। सरकार हटाओ तुम भी। कल मैंने उसमें बहुत लंबा पत्र लिख दिया था और आपके ही पक्ष में लिखा था, हैं फॉर पीएम जो समझ गए होगे आप, उन्होंने बंद करा दिया तुम्हारा, जो फॉर पीएम की तैयारी में है। आप भी, हम भी, सब मजदूर हैं, हैं? देखिए, इसीलिए आपने सुना नहीं ढंग से। जो लेबर डे के दिन अगर ये फैसला सरकार ले रही है तो समझिए कितना ये मजदूरों के लिए दुश्मन हैं लोग, जो सरकारी नौकरी नहीं दे पा रहे हैं, जो रोजगार के अवसर नहीं पैदा कर पा रहे हैं, वो इस आज के दिन फैसला है। इसका मतलब ये मजदूरों को ही चिढ़ा रहे हैं कि देखिए आज के दिन ही हम तुम्हारी नौकरी छीन रहे हैं। लेबर डे के दिन तो उन तमाम लोगों को याद भी किया जाता है और बधाई भी दी जाती है कि जिनके संघर्षों की वजह से कानून मिले अधिकार। और कितने हैं मजदूर, वो तो एक हैं, लेकिन किसी के लिए कोई सरकार काम ही नहीं कर रही है।
कृषि श्रमिक हैं, मान लीजिए उनके लिए क्या काम कर रही है। मनरेगा श्रमिक हैं, वो मांग कर रहे हैं। मंडी श्रमिक हैं, पोर्टर हैं, दुकान श्रमिक हैं, एमएसएमई में बड़े पैमाने पर लोग हैं, श्रमिक हैं। क्या उनके लिए कोई है व्यवस्था सरकार के पास? निर्माण उद्योग में कितनी बड़ी संख्या में लोग जुड़े हुए हैं। और औद्योगिक श्रमिक हैं, सेवा के क्षेत्र में हैं। अभी मैंने कहा नए तरह की जो व्यवस्था है उसमें कितने लोग हैं। ड्राइवर्स को क्या सुरक्षा है, डिलीवरी बॉयज़ को क्या सुरक्षा है। और फिर एक आंकड़ा आया था, अगर आपको याद हो, कि सबसे ज़्यादा लेबर फोर्स पलायन किस प्रदेश की कर रही है? सबसे ज़्यादा लेबर फोर्स किस प्रदेश की पलायन कर रही है? आपको दुख होगा, सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश के ही लोग दूसरे प्रदेश में जा रहे हैं। और तब जब ये सरकार दावा करती है कि इतना इन्वेस्टमेंट आ गया है, इतने रोजगार दे दिए हैं उन्होंने, तो अगर उनकी बात हम मान लें तो सबसे ज़्यादा हमारा वर्कफोर्स खासकर लेबर दूसरे प्रदेशों में क्यों जा रहा है? सबसे ज़्यादा पलायन क्यों है? और ये पलायन का आंकड़ा हमारा नहीं है, ये पलायन का आंकड़ा भी भारत सरकार का है। कभी कभी हम सोचते हैं जो बात हम लोग कहने लगते हैं मुख्यमंत्री जी भी वही बात रट लेते हैं। हम लोग एक्सप्रेसवे की बात करते हैं तो अब भाषण सुनोगे मुख्यमंत्री के तो एक्सप्रेसवे बोल रहे हैं आजकल। कोई देवरिया का आया होगा, देवरिया या गोरखपुर का, 4 लेन सड़क दी समाजवादियों ने और मुख्यमंत्री कह रहे हमने बनाई। गोरखपुर से देवरिया, देवरिया से सलीमपुर, और एक गोरखपुर सलीमपुर जो जा रही है आपकी वाराणसी, जो NHAI की है, बहुत पुरानी सड़क थी। सबसे ज़्यादा सहयोग समाजी सरकार में हुआ, लैंड एक्विजिशन से लेकर के और चीज़ें। और एक नई सड़क बताने लगे कि एक एक्सप्रेसवे बना रहे हैं वो, जो शामली से शुरू होगा गोरखपुर, और गोरखपुर से जाकर के आसाम में सिलचर तक जाएगा। तो मैंने कहा कहाँ बन गया, किसी से पूछा मैंने, तो वो बना रहे हैं सपनों में। कल ही तो बोला उन्होंने। इसीलिए पीडीए में पी है सबसे आगे, पत्रकार। पीड़ित, दुखी, अपमानित जो हो रहे हैं हम उनके साथ। क्योंकि जो ये बड़े बड़े चैनल, इनको क्यों तुम नाराज करना चाहते हो? ये थोड़ा बहुत तो दिखा रहे हैं, अभी कुछ और खिलाफ बोल दोगे तो वो भी नहीं दिखाएंगे। तो ये हो क्या रहा है कि जो बड़े बड़े चैनल हैं इनके इधर दर्शक कम हो रहे हैं। जो बड़े बड़े चैनल हैं उनके दर्शक कम हो रहे हैं, उनकी टीआरपी डाउन जा रही है, क्योंकि वो सरकार के सहारे पे काम कर रहे हैं, वो सरकार का गाना गा रहे हैं, जैसा दाना जिसका दाना उसका गाना। तो यूट्यूबर्स क्योंकि जनता के करीब हैं, जनता के पास हैं, तो वो बहुत सारी महत्वपूर्ण और सच्ची खबरें जनता तक पहुंचा रहे हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि बड़े बड़े चैनलों के टीआरपी कम हो गई है। हमारे बहुत सारे यूट्यूबर्स की बहुत व्यूशिप भी है, उनके टीआरपी भी बढ़ गई है, लोग देख भी रहे हैं, अच्छे डिस्कशन भी हो रहे हैं। और बड़े चैनलों पे जो डिस्कशन हो रहे हैं उसमें लगता है कि एंकर ने भी सदस्यता ले ली भारतीय जनता पार्टी की। वो शायद सदस्यता न दिखाएं लेकिन सदस्यता है उनकी, इसलिए यूट्यूबर्स के खिलाफ भी सरकार है। वो अपने आप आज शीशा देखेंगे, उन्हें सब दिखाई दे जाएगा, उसमें जो उन्होंने कहा वो सब दिखाई दे जाएगा उन्हें। अब तो पड़ गई, अब दिल्ली में बताएं जाके किसने मारी है।
अब भाई दिल्ली में बताए ना। क्या चीज? जो अभी छोड़ ले रहे हैं, श्रमजीवी पत्रकार। तो कोई और वर्ड डाल दें आप लोगों के लिए? नहीं, श्रमजीवी पत्रकार है। हाँ यही ठीक है, श्रमजीवी पत्रकार। इनकी भी समस्याओं का समाधान होगा, हम आपको भरोसा दिलाते हैं। अरे हो गया, बस रट लिया। श्रमिक, अरे छोड़ो ना, खत्म हो गई। तुम किस में आते हो? कौन चैनल है ये कुछ नहीं जानते। नहीं आपकी नहीं, इनकी नहीं, इन्हें तो मसाला चाहिए, कोई गलती कर दें हम। ये गलती ढूंढने आए हैं। अब बताइए, वो जो कार्यकर्ता था, अच्छा देखिए, वो जो कार्यकर्ता था, चलिए वो जिस भी इमोशन में जो भी उसने किया, हमने कहा कि काम नहीं करना है, उसने गलती स्वीकार कर ली, भविष्य में कोई नहीं करेगा, और हमने पार्टी से निर्देश भी दे दिए। अच्छा भाजपाई जो गलती करते हैं उनका कोई नेता माफी मांगेगा क्या? कोई उनका नेता सुधारने के लिए कहेगा? आप बताइए, इसमें जानलेवा हमला हुआ था, ये देखिए आप, केवल इसने कुछ लिख दिया था, पीडीए पंचायत की, ये जानलेवा हमला इसका। ये वही नौजवान है, आप देखिए अखबार, खबर देखिए आप, लालचंद के ऊपर कितना अटैक हुआ है, देखिए आप, ये उर्दू में है, पूरी खबर है, उसकी जानकारी है। आप लोगों ने इंटरव्यू भी लिया, वो सबने देखा, और देखिए इतनी बड़ी खबर लिखी, देखिए आप। वो तो अखबार ने लिखा कि इतना मारा और अपमानित हुआ लड़का, तो वो किसी इमोशन में उसने तस्वीर बना दी, और भाजपाई ऐसे आ गए जैसे जाने क्या हो गया। मैं सच्चाई में कहना चाहता हूं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं मानती, मन से नहीं मानती, नहीं मानती मन से। मेरा दिल और मन यही कहता है। हाँ एक बार सुन लो सिपाही की। तो ऐसा करिए आप लोग, क्योंकि मेडिकल में ये निकाल रहे हैं, तो आप हमें लिख करके दीजिए, और मैं ये सरकार तरीका अपनाती है कि कैसे रोका जाए पीडीए समाज के लोगों को। जब इन्होंने सूची जारी की तो बहुत सारे नाम ऐसे आ गए उसमें जो नाम नहीं आने चाहिए थे सूची में, आपको पता होगा। अरे रुक जा भाई। तो इस तरह का भेदभाव सरकार के स्तर पे हो रहा है, और जिसको इन्होंने निकाला है फिजिकल में, फिजिकल में निकाला है, डॉक्टरी में, वही डॉक्टरी जब हुई होगी तो कोई सामान्य ऐसी कोई छोटी मोटी बात बता दी होगी कि इसके कारण ही नहीं हो सकता है। क्या दिखाया मेडिकल में कि तुम्हारी कमी है? अब उसे जस्टिफाई नहीं करेगा कोई डॉक्टर? बताइए कितनी उम्र है तुम्हारी? तो कभी आंख नहीं खराब हो सकती? बताओ आप क्यों निकालना है? हमें लिख के देना, और कोर्ट की भी तैयारी करना। हाँ बिल्कुल, और ये किसी डॉक्टर से हम कहेंगे, उनसे देख लेंगे नियम क्या है, कानून क्या कहता है। ये देखिए कैसे, आपको दिखाई नहीं दे रहा? बताइए आप। मतलब हद हो गई, कैसी सरकार है ये बताओ? हैं? सोचिए आप, मतलब किस स्तर तक भेदभाव है। ये जो पीडीए का दबाव है, इसी की वजह से इन्हें जाति गणना कराना पड़ रहा है। मुझे लिख के देना बेटा, आपने लिख के देना। इसलिए मैं एक बार फिर पत्रकार साथियों का धन्यवाद देता हूं। हाँ सवाल पूछिए। के परिवार से भी पत्र लिखवाइए, जिससे कि भारत सरकार को हम लोग लिख सकें, जिससे कि ऐसे और भी अगर केसेस हैं उसमें डिप्लोमेटिक लेवल पर कम से कम उनको घर परिवार तक आखिरी समय पे पहुंचाया जाए। मैं अपने प्रेस के साथियों का, और आज जो इतने भी साथी समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, मैं उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूँ।